हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज डिस्कशन करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कन्फाइंड स्पेस। अभी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 में जो भी कुछ बताया है उसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से लिया गया, वो सारी चीज़ आपको कहाँ से मिला। तो यहाँ पे हम लीगल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। वो सारी चीज़ें हैं, इन सब जगह से लेकर के कलेक्ट करके उसको रखा गया था। जैसे कि एचएससी कन्फाइंड स्पेस रेगुलेशन 1997 अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिस, इसको ACOP भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974, ओसा रेगुलेशन 1923, CFR कोड फेडरल रूल 1910.1.6 डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कन्फाइंड स्पेस सेंटरी। The Building and Other Construction Worker Act 1998 BOCW and Rule 40 Dangerous and Harmful Environment Kerala Factory Act 1957 and Oil Industry Safety Directorate OISD 105 Work Permit System। तो ये सारे जो मैंने पार्ट 1 से 7 तक बताया था, ये सारे जगह से उसको लिया गया था और इसके रेफरेंस से वो सारी चीजें आपको मैंने बताया। आगे देखते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि टॉक्सिक एटमॉस्फेयर इन कन्फाइंड स्पेस। तो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर तो कन्फाइंड स्पेस में होते हैं, बट वो अलार्मिंग कंसंट्रेशन कितना होता है उसको जानना जरूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी कब कहा जाएगा, जब लेस देन 19.5 होगा। ऑक्सीजन एनरिचमेंट कब कहा जाएगा, जब ग्रेटर देन 23.5 होगा। और इसमें मैंने बताया कि कंपनी डिफर करता है, तो इसमें ये कभी कभी कम भी कहीं कहीं पे 21% और 22% भी ले देते हैं, डिपेंड्स करता है वहाँ पे मटेरियल किस तरह का है, तो वहाँ पे ए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन एनरिचमेंट कम मानेंगे जब 23.5% से ज्यादा हो जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कितना होगा, 35 ppm अगर हो गया है तो अलार्मिंग कंडीशन है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 5000 ppm है एयर में, तो ये है जो अलार्मिंग कंडीशन है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि 10 ppm है तो अलार्मिंग कंडीशन है। क्लोरीन 0.5 ppm है तो अलार्मिंग कंडीशन है। उसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3 ppm एंड नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन 3 ppm। मीथेन का है अगर ग्रेटर देन 10% लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट्स है तो अलार्मिंग कंडीशन हो जाएगा। और अमोनिया है जो कि 25 ppm कंसंट्रेशन में है तो ये अलार्मिंग कंडीशन है। मतलब यहाँ पे फिर से प्रिकॉशन सारे लेने पड़ेंगे, इससे ज्यादा हुआ तो ठीक है, या कम हुआ तो इतना है जो ये सारी चीजें अलार्मिंग है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ टॉक्सिक ऐसे ऐसे होते हैं जो कन्फाइंड स्पेस में पाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इसमें मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, बट यहाँ पे एक बार मैं वो मेन चीजों को डिफाइन कर देना चाहता हूँ लास्ट में। जैसे कि आर्गन है, आर्गन एक क्या है, ये भी एक इनर्ट गैस है, ये ऑक्सीजन को डिप्लेस करता है। जिस तरह नाइट्रोजन डिप्लेस करता है, ये भी है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को डिप्लेस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक होता है, ऑक्सीजन को डिप्लेस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड टोटली टॉक्सिक होता है। क्लोरीन टॉक्सिक होता है। गैसोलीन वेपर्स जो होते हैं वो फायर एंड एक्सप्लोजन को क्रिएट करता है, तो गैसोलीन का वेपर एक जगह जमा नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि फ्लेमेबल भी है और टॉक्सिक भी है, कोरोसिव भी है, बहुत ही खतरनाक है। मीथेन है जो कि फायर एंड एक्सप्लोजन को क्रिएट करता है और इसमें ज्यादा मात्रा में है तो एफिक्सिएशन का भी प्रॉब्लम होता है, एफिक्सिएट नेचर का है, दम घुटता है। नाइट्रोजन है ऑक्सीजन को डिप्लेस करेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक होता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी टॉक्सिक होता है। तो ये सारी चीजें आपको जो खास करके प्रोसेस प्लांट में काम कर रहे हैं उनको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन कौन से गैसेस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ताकि उसकी तरह आप एक्टिव रहें और उसका नॉलेज आपको हो, ताकि आप समझ सके कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग देखते हैं कुछ गैसें जो जनरली पाया जाता है कन्फाइंड स्पेस में या हजार्डस एटमॉस्फेयर में जो प्लांट एरिया है, तो वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट होते हैं जहाँ से इसका लीकेज होने की संभावना रहती है।
तो इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। ये ऑर्डरलेस है, इसमें कोई गंध स्मेल नहीं है, कलरलेस भी, कलर भी कुछ नहीं है। ये कैसे बनता है? एक कंबशन बाई प्रोडक्ट का जब रिएक्शन होता है या कंबशन होता है तो उसके थ्रू है जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और इसके हाई कंसंट्रेशन अगर इसका मिल गया तो क्विकली कोलैप्स हो जाएगा आदमी। अगर कोई भी इससे एक्सपोजर में आता है हाई कंसंट्रेशन पे तो क्विकली कोलैप्स हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे ये पीपीएम है, इफेक्ट उसका क्या होगा और टाइम, कितना टाइम तक वहां पे काम कर सकते हैं इस कंडीशन। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर 50 ppm है तो परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट है पीईएल जो मैंने बताया था, ये 8 घंटे तक काम कर सकता है। 200 अगर ppm है तो स्लाइड हेडेक चालू हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट भी मालूम पड़ेगा। ये 3 आवर में हो जाता है, तो 3 घंटे से ज्यादा वहां पे काम नहीं करने हैं। अगर 600 ppm है तो वहां पे सीवियर हेडेक एंड डिस्कम्फर्ट सीवियर चालू होगा, 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। 1000 से 2000 के बीच में कंफ्यूजन चालू हो जाएगा और नौसिया भी होगा। तो कंफ्यूजन का मतलब वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये 2 घंटे में चालू है, अगर हाई कंसंट्रेशन इतना का है तो 2 घंटे में इसको कंफ्यूजन नौसिया चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है 1000 to 200,000 में और भी क्या होती है कि इसमें टेंडेंसी ऑफ स्टिगर, मतलब बाक वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, ये भी केस होता है। तो ये भी 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में ये भी उसके बॉडी में फीलिंग हो सकता है। नेक्स्ट है 1000 से 2000 के बीच में कुछ ये अलग अलग मैं एक जगह दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अलग अलग क्या कि कुछ ह्यूमन टू ह्यूमन उनका कुछ चेंज करता है, तो उनके साथ ऐसा होता है। स्लाइट हार्ट पल्टेशन ना, हार्ट में भी उसको इशू हो सकता है, 30 मिनट से ज्यादा रुकना खतरनाक हो सकता है। और इतना जो कि 2000 से 2500 का कंसंट्रेशन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का है तो इमीडिएट वो अनकॉन्शियस हो जाएगा विद इन 30 मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ जानना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री फ्लो चार्ट। मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कन्फाइंड स्पेस फ्लो चार्ट क्या बताता है कि कन्फाइंड स्पेस आपका तभी होगा जब कुछ क्राइटेरिया मैच होंगे। पहला, स्पेस लार्ज इनफ टू इंटर, स्पेस इतनी हो जिसमें आदमी जा सकता हो। लिमिटेड और रिस्ट्रिक्ट एंट्री और एग्जिट, उसमें लिमिटेड एंट्री और एग्जिट हो। नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस वैकेंसी, अगर ये सारी चीजें यहाँ पे मैच हो रही है तो इसका मतलब एक कन्फाइंड स्पेस है। नहीं मैच हो रही है इसका मतलब एक कन्फाइंड स्पेस है ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीजों का होना जरूरी है। अब देखते हैं अगर है कन्फाइंड स्पेस, एक कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर हो गया। अब कन्फाइंड स्पेस अगर है तो उसमें हजार्ड की अगर बात करें तो क्या क्या हजार्डेड एटमॉस्फेयर वहां पे होगा, इनहेलमेंट हजार्ड होगा, फंसने का डर रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन हजार्ड है मतलब उस तरह का उसका स्ट्रक्चर नहीं कुछ में आराम से काम कर सकता हो, या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज सीरियस हजार्ड वहां पे हो सकते हैं। डूबने का डर है या कुछ मटेरियल गिर गया उसके कारण फंसने का डर है, अचानक फ्लडिंग आ गया उसके डर है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये सारी चीज अगर मैचिंग कर रही है, पहले तो कन्फाइंड स्पेस का एक क्राइटेरिया सपोज मैच हुआ तो यस कन्फाइंड स्पेस। अब ये चारों चीजें हैं तो कन्फाइंड स्पेस है क्योंकि यही हजार्ड होना है उसमें, तो यस होगा। परमिट रिक्वायर कन्फाइंड स्पेस हो गया ये सारी चीजें मिल रही है मतलब कंप्लीट आपको परमिट देना पड़ेगा। और अगर इन चारों में से कोई नहीं मैच हो रहा है, वहां पे कोई इस तरह की हजार्ड नहीं है तो इस तरह का, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे ये तीनों मैच हो रहा है लेकिन ये चारों मैच नहीं हो रहा है, तो इस केस में नन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टेस्टिंग मेथड क्या है, जब भी हम कहीं टेस्ट करने जाते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं जिसको उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो है जो कि हमारा जो डिटेक्टर होता है उसका सेंसर जो होता है वो क्या करता है, वो कुछ टाइम लेता है वो ये करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए कुछ टाइमिंग लेता है। तो कितना टाइम लेता है एक्चुअली, वो एक्चुअली कम से कम वो 15 to 30 सेकेंड का टाइम लेता है। उसका प्रोब को जब लोअर करेंगे तो 30 to 15 सेकेंड का टाइम लेगा वो रीडिंग देने में, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसके प्रोब जो होते हैं इसके अंदर जो इससे कनेक्टेड जो वायर होते हैं उसको प्रोब बोलते हैं। तो वो है जो टॉप जो माइंड में होता है जहां से आदमी का जाने का रास्ता होता है, वहां से हम उसको नीचे डालते हैं। कम से कम इसको 3 फीट नीचे डालेंगे
और इसका फर्स्ट सैंपल लेंगे कि 3 फीट नीचे जस्ट मैन बेस से 3 फीट नीचे कितना कंसंट्रेशन अभी कौन कौन सा गैस का कितना है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद वहां हो गया तो फिर हम सेकेंड लेंगे, तो उसके 4 to 5 फीट हाइट हम इसको और डाउन करते जाएंगे हर बार, तो मिडिल का हो जाएगा, फिर उसी तरह और डाउन करेंगे तो उसके बाद का हो जाएगा। तो इस तरह से चेक करना जरूरी है, और इसका चेक करना इस तरह से जरूरी क्यों है वो आगे की स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक टेस्ट में जो मैंने बताया 4 फीट 5 का डिफरेंस पर है जो हर जगह लेना है, तो इसका रीजन क्या है कि कुछ जो गैसें होती है वो एयर के इक्वल होता है, जबकि कुछ एयर से लाइटर होता है, जबकि कुछ एयर से हैवियर होता है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कन्फाइंड स्पेस में आप चेक कर रहे हो, या हजार्डेड एटमॉस्फेयर कन्फाइंड स्पेस नहीं है लेकिन हजार्डेड एटमॉस्फेयर है और वहां पे कंटिन्यूअस उस तरह की प्रॉब्लम रहती है प्लांट एरिया में, तो वहां पे कन्फाइंड स्पेस में तो टॉप मिडल बॉटम को देखना है। बट अगर हजार्डेड एटमॉस्फेयर प्लांट एरिया है तो वहाँ अराउंड द एरिया के चारों तरफ चेक करने पड़ेंगे कि कहीं उस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसका रीजन क्या है कि कन्फाइंड स्पेस में हमने बोला 3-4 फीट नीचे जाना है, 4 फीट फिर नीचे जाना है, फिर इस तरह से क्यों लेना है, क्योंकि इसका पहला रीजन है कि कुछ गैसें है जो हवा से भारी लाइटर होती है, जैसे मीथेन है जो क्या है हवा से हल्की है तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हवा के इक्वल इसका डेंसिटी होता है तो हवा के साथ मिक्स हो जाता है, इसके लिए सेंटर में भी लेना जरूरी है। जबकि कुछ गैसेज ऐसी होती है जो कि हवा से भारी होती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हवा से भारी होती है, बॉटम में जाके बैठ जाता है, तो इसके कारण है जो, और कुछ ऑक्सीजन डिफिशियंसी तो है वो तो पता उसमें चलेगा, तो इसके कारण ही है जो प्रोब को है जो सबसे पहले ऊपर फिर मिडल में और फिर नीचे डाल डाल के चेक करते हैं, और चारों तरफ एक बार घूम के भी चेक करते हैं कि कौन कहाँ पे कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है। अगर इस तरह से चेक करेंगे तो ये परफेक्ट चेकिंग होता है और इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब है जो कि कन्फाइंड स्पेस में अगर हजार्डेड एटमॉस्फेयर है तो वो हजार्डेड एटमॉस्फेयर को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कन्फाइंड स्पेस में काम भी करने हैं और वो ऐसा एरिया है जहाँ पे कि वो हजार्डेड एटमॉस्फेयर बनता ही रहता है अपने आप, तो उसके लिए काम अगर करना है तो आपको उसके कंसंट्रेशन को डाउन करना पड़ेगा, उसके पीपीएम को डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नेचुरल वेंटिलेशन से वहाँ पे काम भी नहीं हो रहा, तो हमको वहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन करना पड़ेगा। देख रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन है, यहाँ भी देख रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन है। ठीक है, और आदमी यहाँ पे काम कर रहा है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन किसी भी गैस का जो कि पॉइजनस है हाई है, या किसी भी गैस का जो फ्लेमेबल हाई है, तो उसके इसमें आग भी लगने का डर है और आदमी को कोलैप्स करने का भी डर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन लगा करके हम यहाँ पे कंटामिनेटेड एयर को बाहर करते हैं। तब इसमें कंटामिनेटेड एयर को बाहर करने का क्या तरीका है, कम से कम 50 एयर चेंज पर आवर होना चाहिए, मतलब 1 घंटे में 20 बार कम से कम है जो एयर को चेंज करना, मतलब इसके फोर्स जो देगा उससे एयर चेंज होता रहेगा। इससे जो भी यहाँ पे पॉइजनस गैसेज हैं या टॉक्सिक गैसेज हैं या फ्लेमेबल गैसेज है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब है कि इसका एडवांटेज मैकेनिकल जो हम सप्लाई देते हैं या मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाते हैं उसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है वेरी इफेक्टिव मैनेजिंग हजार्ड को मैनेज करता है, क्योंकि वहां पे उस तरह का एटमॉस्फेयर बनने ही नहीं देता। नेक्स्ट है एलिमिनेट गैस शिपिंग बैक इनटू द स्पेस, गैस को जो कि हवा से भारी वाली जो गैस है और जो पॉइजनस है या फ्लेमेबल भी है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको बॉटम में बैठने नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंट फ्लेमेबल गैस फ्रॉम बीइंग ड्रॉन अक्रॉस द फैन मोटर, आपने वहां पे कहीं फोन मैटर आपने एग्जॉस्ट के लिए चला रखा या कुछ और के लिए, तो वहां पे मोटर के पास उसका जो हाई कंसंट्रेशन है जो फ्लेमेबल गैस का नहीं जाएगा, जिससे जो स्पार्किंग उसमें होती चलने वक्त उसके कारण वहां पे आग लगने की संभावना नहीं रहेगी। अगर ये नहीं करेंगे और एक्यूमुलेट होता रहेगा फैन के पास जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके एडवांटेज, इसलिए मैकेनिकल सप्लाई या मैकेनिकल वेंटिलेशन कंपलसरी है। और नेक्स्ट है डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि उसमें फैन चलता है, काफी आवाज करता है, तो नॉइजी एटमॉस्फेयर बनेगा, फैन नॉइज करता है, और स्ट्रिपिंग ऑफ डस्ट, वहां पे डस्ट भी क्रिएट होता है, आउटसाइड से बहुत तेजी के साथ उसको ये करते हैं तो वहां पे डस्ट का भी क्रिएशन होता है। तो था ये दोस्तों, ये
आपका पार्ट 1 से 7 तक का इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैंने दिए थे जो कुछ रिपीटेशन है, जो को रिमाइंड करने के लिए, और कुछ नए चीज़ें भी मैंने आपको बताया है। और मैंने आज है जो आपका पार्ट 8 समाप्त हो गया और इसमें कन्फाइंड स्पेस पूरा कवर हो चुका है। अगर आपका कोई कमेंट है और कोई चीज़ छूट गया है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। ओके, थैंक यू।